एक राज्यपाल के लिए इतनी अवमानना की बात है उसकी मनमानी के प्रति, और ऐसी जबरदस्त टिप्पणी है कि इसके बाद अगर कोई भी स्वाभिमानी राज्यपाल के पद पर कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो अपने आचरण के लिए वो इस्तीफा देके हट जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत मंजूरी न देने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर विधेयक को संदेश के साथ वापस करना होगा। तीसरा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के आरक्षण के मामले में राज्यपाल अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर ऐसा आरक्षण करेगा। या चौथा, पहले प्रावधान के अनुसार पुनर्विचार के बाद विधेयकों के आरक्षण के मामले में राज्यपाल को अधिकतम 1 महीने की अवधि के अधीन तुरंत स्वीकृति देनी होगी। विधानमंडल से पास होकर के गवर्नर के पास गया तो गवर्नर के पास जो ऑप्शन है, या तो राष्ट्रपति के पास भेजें या रिजेक्ट करें या वापस करें। तो अगर वापस करते हैं और उसमें विधानमंडल या लोकसभा राज्यसभा माने संसद फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास उसको भेज देती है तो राष्ट्रपति के सामने उसमें दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और या तो इस्तीफा दे। गवर्नरों की भूमिका के लिए सरकारिया कमीशन तक बना था जिसने गवर्नरों की भूमिका को बहुत परिभाषित किया, लेकिन हम नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लें। मामला तो यहाँ ये चल रहा है। संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठेंगे, संविधान निर्माताओं ने सब कुछ लिखा नहीं था, कुछ विजडम के ऊपर छोड़ा था और मोरालिटी के ऊपर छोड़ा था। अभी हाल ही में मामला तमिलनाडु का है, तमिलनाडु सरकार वर्सेस गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राज्यपाल के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। एक तरह का बुलडोजर चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है कि विधानसभा का गला न दबाएं, एमएलए को जनता चुनती है, संवैधानिक मर्यादा में काम करें। पिछली बार हमने बात की थी कैसे कई सारे बिल दबाकर गवर्नर कई महीनों से, मुझे लगता है सालों से बैठे हुए हैं, और इससे जो विश्वविद्यालय से संबंधित बिल थे, कई बिल थे, इसमें हमने चर्चा की थी पहले, और पूरी राज्य की कार्यवाही अस्त व्यस्त उससे होती है। और खास तौर से जहां बीजेपी का शासन नहीं है, जहां बीजेपी राज सत्ता में नहीं, वहां बीजेपी के जो अपॉइंट करती है गवर्नर, जानबूझकर राज्य सरकार की कार्रवाई में दखलंदाजी करते हैं। गवर्नर की क्या भूमिका होगी सरकार को चलाने में, ये बहुत सारा कुछ संविधान में लिखा है, लेकिन कुछ चीज विजडम पे भी छोड़ा गया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश तय, और मुझे लगता है कि छह नसीहतें सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो विषय पर दोस्तों रतनलाल हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर। जेपी सिंह साहब हैं, पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं तमिलनाडु वाले मसले पर, लेकिन चूंकि अब दिशा निर्देश आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। स्वागत है सर जी, नमस्कार जी सर। देखिए सर, ये मामला जितनी बेशर्मी के साथ गवर्नरों की भूमिका इस बीजेपी सरकार में सामने आई है, उतनी बेशर्मी से कभी नहीं आई। हालांकि गवर्नर के माध्यम से राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का सिलसिला कांग्रेस के राज से ही शुरू हो गया था। और आपको मालूम होगा कि जस्टिस वो एसाद बोमई का केस बहुत मशहूर है, जो दल बदल से संबंधित है, जिसमें गवर्नर की भूमिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि जो है वो बहुमत का फैसला विधानसभा के भीतर होना चाहिए। तो उसमें ये तो एक सेकेंडरी बात हो गई, लेकिन गवर्नर की जो भूमिका थी उस पर सवाल था। अभी महाराष्ट्र का जो पिछले चुनाव में जो तमाम जो आपका क्या कहते हैं पिछले विधानसभा में जिस तरह जो है आपके गवर्नर साहब ने जो है वो क्या कहते हैं लगातार उद्धव ठाकरे जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर के काम में बाधा डाला, उनके द्वारा नामांकित लोग को विधान परिषद में नहीं भेजा, फिर कैसे कैसे खटाखट सब स्पीकर के चुनाव के लिए समय नहीं दिया, तो गवर्नर की भूमिका आ गई।
अभी दो स्टेट के गवर्नरों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, एक आरिफ मोहम्मद खान केरल में अब और बिहार रवि आ गए। जो है वो एन रवि जो है तमिलनाडु में। तो आरिफ जी। मोहम्मद खान को तो वहां से हटा करके जो है बलिया वहां भेज दिया गया बिहार, हालांकि भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और कल संभवतः केरल सरकार ने भी वहां जो है ये प्ली लिया है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में जो भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो दिशा निर्देश आया है, वो अक्षरशः केरल के मामले में भी लागू होता है। जी। और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और टी राजेश्वर को राज्यपाल बना के उत्तर प्रदेश भेजा गया था। ये भी आपके क्या कहते हैं इनडायरेक्टली पुलिस सर्विस से ही रिटायर आए हुए थे, जैसे रवि साहब भी जो आईपी एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। आरिफ मोहम्मद खान तो पॉलिटिकल आदमी है, कांग्रेस जनमोर्चा होते हुए जो है क्या कहते हैं मतलब बीजेपी में गए थे। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार को डिस्टेबलाइज करने में कोई जो है मतलब कोर कसर नहीं छोड़ी थी। गवर्नरों की भूमिका के लिए सरकारिया कमीशन तक बना था, जिसने गवर्नरों की भूमिका को बहुत परिभाषित किया, लेकिन हम नहीं मानेंगे तो आप क्या कर लें। मामला तो यहाँ ये चल रहा है। अब ये जो गवर्नर साहब हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी टेक्निकल भूल कर दी, वरना ये कुछ भी तमिलनाडु पर ये आदेश नहीं पारित होता सुप्रीम कोर्ट से। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरामीटर बताए हैं कि गवर्नर किन किन मामलों में जो है रोक सकता है, हम्म। उस पैरामीटर में एक ऐसी बात है जिसमें ये रवि साहब फंस गए हैं। अच्छा। और क्या ऐसा? वो ऐसी बात ये है कि या तो आप राष्ट्रपति के पास भेज दें या लौटा दें। तो लौटाने और राष्ट्रपति के पास भेजने में एक ट्विस्ट है। राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तो राष्ट्रपति के यहाँ से एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ये तो फिर केंद्र सरकार के पाले में चला गया, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह से काम करते हैं। लेकिन लौटा देने वाले मामले में ये प्रावधान है कि जैसे अगर राष्ट्रपति भी कोई विधेयक पास हुआ पार्लियामेंट से और राष्ट्रपति के पास गया, वही पोजीशन राज्यों में कि राज्य विधानसभा से विधान परिषद से यानी विधानमंडल से पास होकर के गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर के पास जो ऑप्शन है या तो राष्ट्रपति के पास भेजें या रिजेक्ट करें या वापस करें। तो अगर वापस करते हैं और उसमें विधानमंडल या लोकसभा राज्यसभा माने संसद फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास उसको भेज देती है, तब तो राष्ट्रपति के सामने उसमें दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं है, और या तो इस्तीफा दे। ये सेम पोजीशन गवर्नर के साथ भी है। और यही पोजीशन कॉलेजियम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि अगर कॉलेजियम से हम कोई सिफारिश भेजते हैं और आप उसको हमको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, लेकिन अगर हमने पुनः दोहरा दिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से, तो सरकार के लिए बाध्यकारी है। लेकिन ये बाध्यकारी का जो प्रावधान है अभी तक लागू नहीं हुआ है, और इस सरकार में तो विशेष रूप से लागू नहीं है, जिसने दोबारा भेजे गए भी कॉलेजियम के प्रस्तावों को कई बार जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लटकाया ही रखा पेंडिंग। और चूंकि जो आपने पहले कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना, उसमें ये मान के चला गया कि हम इतने दिनों की गुलामी के बाद लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग मॉरलिस्ट सरकार चलाएंगे, मॉरलिस्ट व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन वो जो लीडरशिप थी वो ये भूल गई कि अंग्रेजों ने जो एक किरानी संप्रदाय शुरू किया है, किरानी संप्रदाय माने जो बाबू कल्चर शुरू किया है, वो बाबू क्लर्क ही नहीं होता, वो बाबू आईएएस भी होता है, वो बाबू आईपीएस भी होता है। मैंने नौकरशाही का जो कल्चर अंग्रेजों वाला शुरू किया है वही हमने इनहेरिट किया है। और उसमें से लोग अगर कमजोर दिमाग वाले राजनेताओं को या बहुत ही छोटी दृष्टि वाले राजनेताओं को
अगर वो ज्ञान दे करके अपने रास्ते पे चलाने लगेंगे तो रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमे रहेंगे। कभी वो सुनेंगे, कभी वहां भी उस मेंटेलिटी के लोग बैठे रहेंगे तो उसको औने पौने कर देंगे। इस बात को उन्होंने नहीं ध्यान रखा कि जो किरानी हम इंपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेजों से आजाद भारत में, वो किरानी अगर हावी होने पाए तो वो पूरे सिस्टम को बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने के किरानी है। मेंटेलिटी, वो किरानी जो है वो कोई जो है आजाद भारत के किरानी नहीं है। और आप देखेंगे कि अधिकांश जगहों पर जहां सरकारें परम भ्रष्टता, परम अराजकता, परम जो है उसके दौर में पहुंच जाती हैं, जहां किरानी जो है सरकार से कहते हैं अपने पद पर बने रहने के लिए कि आप दिन को कहो तो हम रात, दिन को रात कहो तो हम दिन में तारे चमका देंगे। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मामले को लेके या इसके पहले जितनी बार फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने तमाम यहाँ कानून व्यवस्था दोस्तीकरण वगैरह वगैरह को लेकर, और की बात तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। यहाँ जो है चरम अराजकता का दौर चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, तो वहां फ्रेज बन गया। अभी तक प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं तो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज। उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया तो इसको क्या कहेंगे सर? इसको जंगल राज कहेंगे या मत्स्य न्याय वाला राज्य कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताएं? तो कहने का मतलब है, लेकिन वो कर कौन रहे हैं? किरानी। अगर किरानी राज सत्ता उनसे कहती है कि जो है ये काम सर नहीं हो सकता, ये नियम विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है, तो कैसे जो है राज सत्ता कहेगी कि नहीं इसको करो? इसीलिए राज सत्ता भी अपने यशमैन को लाके बैठाना चाहती है, जो कि मतलब जो ये कहें तो इनका इशारा मिलते ही वो कर दें, वो उस पर कुछ भी किंतु परंतु लेकिन जो है ना उठाएं। तो अभी तो आईपीएस गवर्नर है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो विधानसभा में जो भेजा, तो विधानसभा में तुरंत स्टालिन सरकार ने बिना देरी किए उसको फिर से पारित करा के विधानमंडल से भेज दिया। अब जो है उसको इन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर लटका लिया, भाई यहीं ये फंस गए। एक बार आप भेजेंगे और फिर से पारित होके आ जाएगा तो आप संविधान के तहत बाध्य हैं। और उसमें जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने तमाम ऑब्जर्वेशन किए, जैसा कि आपने बताया, और ऑब्जर्वेशन करने के साथ उन्होंने इनको बांध दिया है गवर्नरों को। आपसे बता दें, मंत्रिपरिषद को की सलाह के विपरीत अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, लेकिन इसके द्वारा लिया गया कोई भी विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अच्छा, अब जो है उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक की मंजूरी न देने या आरक्षित रखने की स्थिति में राज्यपाल से ऐसी कार्रवाई तत्काल करने की अपेक्षा की जाती है, जो अधिकतम 1 महीने की अवधि के अधीन होगी। उससे ज्यादा लटकाएंगे तो ये नहीं माना जाएगा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। दूसरा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत मंजूरी न देने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर विधेयक को संदेश के साथ वापस करना होगा। तीसरा, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के आरक्षण के मामले में राज्यपाल अधिकतम 3 महीने की अवधि के भीतर ऐसा आरक्षण करेगा। या चौथा, पहले प्रावधान के अनुसार पुनर्विचार के बाद विधेयकों के आरक्षण के मामले में राज्यपाल को अधिकतम 1 महीने की अवधि के अधीन तुरंत स्वीकृति देनी होगी। इसका मतलब है कि राज्यपाल द्वारा वापस भेजे जाने के बाद विधानसभा द्वारा पुनः नियमित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा 1 महीने के भीतर दूसरे दौर में स्वीकृति दी जानी चाहिए। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि जब स्टालिन सरकार ने जो 10 विधेयकों को फिर से जो है क्या कहते हैं पुनर्पारित करके वो आपके पास भेज दिया और आपने नहीं किया, तो ये उसी दिन से माने जाएंगे, पारित माने जाएंगे जिस दिन से आपके पास पुनर्विचार के लिए के बाद जो है से भेजा गया। तो यहाँ ये जो रवि साहब हैं, ये थोड़ी चालाकी में या तो उनके सलाहकार अफसरों ने उनको फंसा दिया या वो फंस गए। वो अधिकतम ये कर सकते हैं, जो विधेयक आया उसको सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देते कि अब राष्ट्रपति के यहाँ जाके अब वो राष्ट्रपति के खिलाफ
स्टालिन सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाती, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश होता क्या नहीं होता। तमाम विधेयक मुलायम सिंह की सरकार के समय और लोगों के समय मैंने पारित हुए और जो है राष्ट्रपति के पास गए, आज तक पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये इस मामले में जो है ये उसमें फंस गए, आपसे बता रहे हैं, ये खुद ही अपने जाल में। होता है ना कि जब आदमी बहुत चालाक रहता है तो दही की जगह चूना चाट लेता है। तो चूना चाटने की इनकी स्थिति हो गई। पुनर्विचार वाला जो प्रावधान है वो इन्होंने नहीं ध्यान रखा कि जब पुनर्विचार के पास आएगा तो आपके पास राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई विकल्प नहीं है। फिर आपके लिए बाध्यकारी है, या तो आप दस्तखत कीजिए या रिजाइन करके जाइए। आप फिर राष्ट्रपति के पास उसको नहीं भेज सकते। तो पूरा राज्यपालों, अच्छा, और यहाँ तक कि कोर्ट ने साथ में ये भी जो है ऑब्जर्व किया कि भाई हम राज्यपालों का पद और महत्व घटा नहीं रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल जो है एक चुनी हुई विधानसभा को दलगत आधार पर जो है क्या कहते हैं डिस्टेबलाइज करे। कहा उन्होंने कि आपको दल से ऊपर उठ करके, मतलब दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठ के राज्यपाल हैं तो राज्यपाल की तरह आचरण करना चाहिए और आचरण करना पड़ेगा। और हम आपकी उसको घटा नहीं रहे हैं, लेकिन आप स्वयंभू नहीं है, ये लोकतंत्र है, यहाँ सब चीजें आपका जो है क्या कहते हैं मतलब एक कानून और संविधान के दायरे में है। अब भी देखिए साफ साफ कहा कि इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। यानी बिना राज्यपाल के दस्तखत के वो 10 विधेयक को खारिज नहीं हुआ, इनके रोके जाने का आदेश, उसको पारित भी जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। आपके बता ये तो बड़ा भारी ये बेइज्जती हो इतना गया। एक राज्यपाल के लिए इतने अवमानना की बात है उसकी मनमानी के प्रति, और ऐसी जबरदस्त टिप्पणी है कि इसके बाद अगर कोई भी स्वाभिमानी राज्यपाल के पद पर कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो अपने आचरण के लिए वो इस्तीफा देके हट जाएगा। लेकिन अब वो पुलिस अधिकारी है जिसका रोज मान अपमान उसके कार्यकाल के दौरान होता रहता है। रोज मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक बुला के उसको जो है डांटते रहते हैं। रोज हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उसको फटकार लगती रहती है। उसकी खाल इतनी मोटी हो जाती है कि उसके ऊपर जो है कोई जो है असर नहीं पड़ता। पानी बहता है और घड़े के ऊपर से बह के निकल जाता है, घड़े पर कभी काई नहीं जमती। तो भाई पुलिस अधिकारी इस तरह के होते हैं। और बाकी हर अवसर के लिए आपके पास जो है मैक्स वो मैंने टिप्पणियां उपलब्ध हैं। आपको जो सूट करे उसको अपने पक्ष में आप जो है मतलब बता लीजिए। लेकिन आप समझिए कि ये प्रक्रांता से राज्यपाल नहीं, इस सरकार के ऊपर बहुत जबरदस्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। और मेरा मानना है कि ये सब बर्मा नोट कांड के बाद का आफ्टर इफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशरी कोर्ट खुद और हाई कोर्ट पूरे देश भर में लोगों के निशाने पर है कि ये पैसा लेके तमाम कंसिडरेशन पर, तमाम जातिवाद पर, तमाम भाई भतीजावाद पर, तमाम राजनीतिक प्रतिबद्धता पर अब न्याय और संविधान से हट करके जो है अपने फैसले दे रहे हैं या जो है डेविएट कर रहे हैं। तो अब उसको जो है वो कोई जो है क्या कहते हैं आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अभी तक लोग सड़क पर नहीं उतरे हैं। अगर सड़क पर उतर जाएंगे तो जो है वो क्या कहते हैं कोई भी दीवार ढहने में टाइम नहीं लगता। इसलिए हर आदमी को समझना चाहिए कि बेईमानी, कदाचार, इसकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है। उसके बाद जो है जनता ही सड़क पर निकलती है। जी। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये तमिलनाडु को लेकर है कि इसका इम्प्लीकेशन माना जाएगा कि इनका देश के इम्प्लीकेशन तमाम तो सब माना जाएगा क्योंकि ये न्याय दृष्टांत बन गया ना हम्म भाई, ये तो न्याय दृष्टांत बन गया। या अब इनके जो वकील लोग हैं वो इसके बीच का रास्ता खोजेंगे। अब अभी छत्तीसगढ़ के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी वाले गए थे, रिट दाखिल किए थे ट्रांसफर केस के लिए। और उसमें जो है क्या कहते हैं जो राजू साहब थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि साहब ईडी का भी मानवाधिकार होता है। तो जस्टिस ओका की पीठ थी तो उन्होंने हल्के ही अंदाज में कहा, ऑब्जर्वेशन में ये लिखित में नहीं आया है कि मिस्टर राजू, अगर ईडी का मानवाधिकार होता है तो जिनको आप प्रताड़ित करते हैं उनके भी तो मानवाधिकार पर कुछ आपको जो है मतलब विचार करना चाहिए कि वो तो संविधान प्रदत्त मानवाधिकार है, जबकि आपका मानवाधिकार संविधान प्रदत्त नहीं है।
इसके बाद राजू ने वो याचिका वापस ले ली और मामला खारिज हो गया। तो मतलब एक इंडिविजुअल का मानवाधिकार नहीं है, आप सरकार की मशीनरी है तो आपका मानवाधिकार है। मतलब इतना समग्रता के साथ सब चीजों को आप देखिए, और जिस तरह की सब चीजें सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो, कहीं की सरकार हो, कुछ भी हो, तो आप समझिए कि वो सब चीजें हैं जो सरकार के ऊपर सीधे दाग लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि सब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सरकार ही नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वो चाहे ध्वस्तीकरण का मामला हो, चाहे आपके सिविल मामले को फौजदारी मामला हो। अब आप समझ लीजिए कि जो बात सामने नहीं आ रही वो ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जैसे गुंडों की अदालत होती है, कि अब आजकल जो है बहुत सा सेटलमेंट गुंडे करवा दे रहे हैं, अपनी अदालत में दोनों पार्टी को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मानोगे कि नहीं मानोगे, और लोग मान जाते हैं। उसके एवज में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस पैसा वसूलवाने का ठेका ले रही है। उत्तर प्रदेश में आपके बरेली में 1 साल तक फर्जी थाना बना के, एक खाली जो है पड़े हुए, मतलब उसको बिल्डिंग में फर्जी थाना बना के, फर्जी सिपाही असली, थाना फर्जी, लोगों को पकड़ के ले जाना, एक्सटॉर्शन करना, पैसा वसूलना, छोड़ देना। फिर उस शिकायत पर जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें तमाम जो है दर्जनों के भाव से लोग जो है दरोगा से लेके, सिपाही से लेके तमाम लोग सस्पेंड हुए हैं। अब सोचिए कि कितनी अराजकता बढ़ गई है कि मतलब पुलिस असली, थाना फर्जी। इसी तरह हर, जैसे एसटीएफ है प्रदेश स्तर पर, वैसे हर जिलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी है, एसएसपी की, एसटीएफ। अब मान लीजिए कि आपके घर में एक पीसीओ है, आपने जो है किसी को किराए पे दे रखा है, उस पीसीओ से कोई संदिग्ध फोन इधर उधर हुआ, अब एसटीएफ आई, मकान मालिक आप हैं, आपको उठा ले गई कि हम सारे फंसा देंगे, 50,000 घर से मंगवाओ। आप 50,000 घर से मंगवा के दिए तो आप चूप के घर आए। आप, आपने जो किराए पे दिया उसका क्या वो है। आपका पूरा एक उत्तर प्रदेश में कई साल पहले एक नारकोटिक्स गिरोह पकड़ा गया था। जो नारकोटिक्स ब्यूरो वाले हैं वो आपका क्या कहते हैं, क्या करते थे कि टारगेट करते थे, और बहुत टॉप लोगों को नहीं, और न लोअर लोगों को, मिडिल क्लास के जो है व्यापारियों को, इनको उनको जो है उठा ले जाते थे, और उठा ले जाने के बाद उनको रखते थे और कहते थे कि हम इस मय को उसके तस्करी में तुमको बंद कर देते, घर से इतना माल मंगा के दो। 15-15 दिन, एक महीना, डेढ़ महीना, और उसके लिए उन्होंने जो है इलाहाबाद, बनारस, ऐसी सब जगहों पर एक जो है वो क्या कहते हैं लास्ट टाइप के वो, कि जो थोड़ा लाइमलाइट से दूर न है, उसको जो है पूरा 1-2 फ्लोर ही उसका कब्जा करके अपने जो है वो क्या कहते हैं टारगेट्स को पकड़ के रखते थे। और वहां जो है पाउडर का जो है पाउच पड़ा रहता था, कहते थे बस इसी के साथ जाओगे अंदर। अब समझ लीजिए। चलिए। मैं स्वयं हिंदुस्तान अखबार में था, अखबार डेली न्यूज अखबार में था, हालांकि मैं संपादक था, लेकिन मैं कलम भी चला देता था इस तरह की रिपोर्ट पर। मैंने खुद इस तरह की रिपोर्ट लिखी थी कि किस तरह इलाहाबाद से उठा के ले जाके बनारस में और किस तरह पैसा वसूली हो रही। आप समझ लीजिए। जी। अंत में वो इंस्पेक्टर साहब लखनऊ में पकड़ी गए थे, आपको बता दें, जो जो इस धंधे के मास्टरमाइंड थे, जेल भी गए थे। तो सवाल इस बात का है कि जब सरकार की शामिल मशीनरी में ही, क्योंकि किरानी हमने कहा ना, वो तो अंग्रेजों के समय से आए हैं, वो तो मेंटेलिटी जो है वो क्या कहते हैं अंग्रेजों के समय से है कि भाई जो वेतन है वो एकदम बैंक पे रहना चाहिए, और जो ऊपर वाला मामला है उसी से जो है खर्चा चलना चाहिए, बल्कि उसमें से कुछ बचना भी चाहिए कि बीबी के गहना गुड़िया खरीदने में काम आ। तो जो मेंटेलिटी से सरकार चल रही है उसके लोगों को जब आप गवर्नर जैसी पोस्ट पे बैठा देंगे, और फिर आपकी मंशा साफ नहीं है। जब इस देश में तड़ी पार आदमी गृह मंत्री बन करके और पुलिस को जो है निर्देशित करेगा तो कैसी सरकार चलेगी, कैसी व्यवस्था चलेगी। क्या कोई इनकार कर सकता है कि उसको जो है क्रिमिनल केस में तड़ी पार किया गया था? क्या जो है तमाम मुठभेड़ हुई उसमें उसका नाम नहीं आ रहा है? क्या जस्टिस लोया वाले मामले में उसका नाम नहीं आ रहा है? सरदार पटेल का नाम तो कभी नहीं आया था इस तरह के मामले में। तो ये सब स्थिति है सर। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बगैर
संविधान अस्थि पंजर है। और देखिए संविधान पहले भी था, संविधान आज भी है, लेकिन किस तरह से संवैधानिक पद पर बैठकर और उसका बेजा इस्तेमाल, चलिए देर सही दुरुस्त सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश ज़रूर की है। अब देखते हैं कि राज्यपालों में, देश भर के राज्यपालों में कितनी संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।